देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जिस समय किसान आंदोलन जबरदस्त तरीके से चल रहा है और किसान दिल्ली की तरफ लगातार कूच कर रहे हैं और भारी संख्या में, और केवल पंजाब से हरियाणा से ही नहीं है, राजस्थान से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी किसान आ रहे हैं, और इसके अलावा पूरे देश में किसान आंदोलन खड़ा हो रहा है। लगातार किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं। उस समय में क्योंकि ये जबरदस्त तरीके से आवाज गूंज रही है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, उस समय ये एक नया शगुफा छोड़ के कि वन नेशन वन इलेक्शन, प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि किसानों वाले बिल पर मोदी जी और मोदी सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है, पूरी तरह से एक कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। किसान भी सवाल पूछ रहे हैं, मजदूर भी सवाल पूछ रहे हैं, नौजवान भी सवाल पूछ रहे हैं, फौजी भी सवाल पूछ रहे हैं, हर कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है। और ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन का जो शगुफा छोड़ा है, ये एक तो वो है कि उस ध्यान को भटकाने के लिए, दूसरा ये पहले भी इन्होंने किया था और मैं मानता हूं कि ये अपने एजेंडे के तहत कभी भी बीजेपी वाले, आरएसएस वाले अपने एजेंडे से हटते नहीं है। ये देश के लोगों को सोचना है। हमने कल ही ईवीएम के विषय में जो आंदोलन के लिए हमने कॉल दे रखी थी, जो कल आंदोलन किया भी गया, हालांकि जो हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई, तो हमने कम साथी ही वहां पर हम पहुंचे, क्योंकि हमने फेसबुक पर लाइव करके बता दिया कि भाई आंदोलन की परमिशन नहीं है, सारी परमिशन है सभी लोगों की कैंसिल कर दी गई। तो इसलिए साथी जो बाहर से आ रहे हैं वो परेशान ना हो, पर जो साथी भी आ गए, हम लोग वहां गए, हमने अपनी बात मीडिया के सामने रखी और बताया। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ईवीएम के विषय में जिस तरह की ये सारी चीजें चल रही है और हम लोग आंदोलन लगातार कर रहे हैं, हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। अगर ईवीएम के आंदोलन को पूरे देश में जबरदस्त तरीके से नहीं फैलाया गया और सब तरफ से लोग नहीं खड़े हुए, तो ये वन नेशन और वन इलेक्शन वाली जो थ्योरी है ये भी हो जाएगी। और मोदी जी आगे ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ डिजिटलाइज करेंगे, यानी सब जो भी कुछ होगा वो इंटरनेट से ही होगा, फोन पे ही होगा, मशीनों के माध्यम से ही होगा, और पेपर वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो बेईमानी का धंधा इलेक्शन के लिए इन्होंने अपना रखा है, इसको ये जारी रखना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर इस डिजिटलाइजेशन की आड़ में उसको बरकरार रखना चाहते हैं, उसको एक और लबादा पहनाना चाहते हैं। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को चिता रहा हूं कि ईवीएम के खिलाफ सब लोग खड़े हो। ईवीएम को हटाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जितने भी मुद्दे हैं सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईवीएम को हटाना, ईवीएम को बंद करना, वीवीपैट को बंद करना, मोदी सरकार को इस्तीफा देना और ये जो है लोकसभा को भंग करना और बैलेट पेपर के माध्यम से दोबारा लोकसभा चुनाव कराना हमारा सबका, पूरे देश का पहला एजेंडा होना चाहिए। अगर इस पर हम इकट्ठे नहीं हुए और इस पर हम आगे बढ़कर नहीं आए, तो जो मोदी जी कह रहे हैं ना, डिजिटलाइजेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, हालांकि ये पागलपन के अलावा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता है प्रधानमंत्री बनने पर, और जो व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन जाता है और आता है जिस समय संसद में, वो व्यक्ति संसद की सीढ़ियों पर माथा टेकता है, वही व्यक्ति कितनी बेशर्मी के साथ में संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और संविधान में जो हमारे यहां का स्ट्रक्चर है वो फेडरल यानी संघीय ढांचा है हमारे देश का, उसमें संसद है, तो इसके अलावा साथ साथ में विधानसभाएं भी हैं। अब विधानसभा का, जैसे आपको मैं बड़ा ताजा उदाहरण देता हूं, अभी बिहार का चुनाव हुआ है विधानसभा का, और अब यह चुनाव होना है 5 साल बाद। क्या आप चाहोगे कि जब लोकसभा चुनाव हो उसी के साथ में ये चुनाव करा दिया जाए? तो विधानसभा का 5 साल का सत्र कहां से होगा, जबकि एक बार जो चुनाव होता है विधानसभा का वो 5 साल के लिए होता है, लोकसभा का वो भी 5 साल के लिए होता है। तो आप पूरे संविधान को, पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं, और शायद आपकी नियत, इसीलिए लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं, पर आपकी नियत में कितनी गंदगी भरी है वो इससे भी समझ में आता है कि आपने वन नेशन वन टैक्स करके जीएसटी लागू किया, और आज उसके बाद में यह हुआ कि जो स्टेट का पैसा था, जो राज्यों का पैसा था, जीएसटी के माध्यम से जो कलेक्शन हुआ, वो आपने हड़प कर लिया। वो राज्यों को इस महामारी के दौरान जिस समय उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो राज्य का, उनका हक, उनका पैसा भी सरकार ने दिया नहीं। इसका मतलब यह है कि आप हर तरह से चाहते हैं कि सब कुछ केंद्र पर निर्भर हो जाए, राज्य भी केंद्र पर निर्भर हो जाए, और राज्यों में भी चुनाव जो हो वो केवल लोकसभा के समय हो, जो बिल्कुल गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है
और इस देश को बर्बाद करने का एक भयानक षड्यंत्र है। इसलिए मैं आप सबको कहता हूं, इसको समझें, मोदी जी की चाल को समझें। ये मोदी जी वही हैं जो अपने को चाय बेचने वाला कहकर, अपने आप को पिछड़े समाज का कहकर, लोगों की आंख में धूल झोंककर, लोगों को झूठ बोलकर, लोगों को गुमराह कर और एक झूठ का आडंबर खड़ा करके प्रधान सेवक कहा, फिर चौकीदार कहा, और प्रधान सेवक और चौकीदार बनके 56 इंच का सीना दिखाकर इस देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना और ऐसे व्यक्ति को सत्ता से बेदखल करना, और इसके लिए ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होता है उसे खत्म करवाना, इस आंदोलन को खड़ा करना, ईवीएम बंद हो, यह बहुत जरूरी है, यह सबको समझना जरूरी है। अन्यथा यह प्रधान सेवक जिस तरह से भी चालबाजियां चलते हैं, यह प्रधान सेवक इस देश को बर्बाद कर ही दिया है। आगे आने वाले समय में आपका कोई अधिकार रहेगा नहीं और ईवीएम परमानेंट हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, और फिर इनकी बेईमानी को आप किसी हालत में रोक नहीं पाएंगे। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो सर ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, पेपरलेस काम किया जाएगा, तो इसे तो सर यही लग रहा है कि ईवीएम तो नहीं बंद होने वाला है। नहीं, देखिए, ईवीएम तो बंद होगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ईवीएम बंद होगा, जरूर बंद होगा। इस देश में ईवीएम बंद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बेशक चाहे 56 इंच का सीना हो, लेकिन हमारा सीना भी इतना मजबूत है कि हम भी दिखा देंगे 56 इंच का नहीं, तुम्हारा तो 56 मिलीमीटर का भी नहीं है। और ये जो तुम चालबाजियां समझ चल रहे हो, हम जनता को, इस देश की जनता को तुम्हारी चालबाजियां बता देंगे। तुम डिजिटलाइजेशन की बात करते हो, अबे तुम्हारा फोन तो ढंग से चलता नहीं, तुम्हारा नेटवर्क तो ढंग से चलता नहीं। श्रीलंका भी नेटवर्क में, इंटरनेट में तुमसे आगे है, बांग्लादेश तुमसे कहीं आगे है, और तुम डिजिटलाइजेशन की बात करो। शर्म करो जरा। ध्यान है, जब पिछले साल 2019 में पुलवामा हुआ था, पुलवामा कांड के दौरान यही बताया गया था, प्रधानमंत्री की तरफ से यही कहा गया था कि देर से सूचना मिली। क्यों? क्योंकि जो वहां पे फोन काम नहीं कर रहा था, वहां पे जो कनेक्शन था वो काम नहीं कर रहा था। अबे पहले अपना कनेक्शन ठीक कर लो, पहले इसे ठीक कर लो। आपके जो नेटवर्क है, कहीं कमरे में नीचे चले जाओ तहखाने में, तो कहीं आपका नेटवर्क नहीं आता। पहले इसको ठीक करो और उसके बाद में डिजिटलाइजेशन की बात करो। लेकिन उस सब के बावजूद भी तुम्हारे जो बाप हैं, तुमसे जो बड़े बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं हर चीज में, वो तुमसे ज्यादा डिजिटलाइज हैं, लेकिन इलेक्शन वो भी अपने यहां बैलेट पेपर से कराते हैं। बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि यहां पे जो चुनाव हो उसे बैलेट पेपर से कराओ, और तुम्हें कराना ही होगा। एक दिन इस देश की जनता जन आंदोलन के माध्यम से सड़क पर आकर तुम्हें बता देगी, तुम्हें मजबूर होकर तुम्हें यह करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1961 में संशोधन करके ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर लाना ही पड़ेगा। तुम डिजिटलाइज करना चाहते हो, करो, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन इलेक्शन यहां बैलेट पेपर से ही कराना पड़ेगा, ईवीएम को जाना पड़ेगा। क्या कारण बताया था आपने जो 26 तारीख को जब कॉल किया था ईवीएम पे आंदोलन के जंतर मंतर का, उन्होंने क्या कारण बताया, किस कारण से उन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी? देखिए, जो परमिशन उन्होंने हमारी कैंसिल करी, वो परमिशन का जो कारण है बहुत सीधा सा एक है। आप देख भी रहे होंगे, न्यूज में देख रहे हैं, किसानों से भी कह रहे हैं कि हम आपको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना है। लेकिन बात यह कि कोरोना की आड़ में ही ये जो सब कुछ कर रहे हैं, कोरोना की आड़ में ही इन्होंने देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इनको ये जरा इस सवाल का जवाब दे देंगे, कोरोना जिस समय देश में केवल 500 संक्रमित थे कोरोना से, उस समय तुमने देश को पूरा बंद कर दिया। 2 महीने तक पूरी तरह से, 2-3 महीने तक पूरा लॉकडाउन करके रखा, बंद करके रखा। दूसरी बात, अगर ये कोरोना था, ये कोरोना है, तो इसी कोरोना में अब तुम्हारे ही जो आंकड़े आ रहे हैं, वो मेरे आंकड़े नहीं हैं, सरकार के आंकड़े हैं। रोज टीवी पर शाम को देखो आप कि इस समय तकरीबन 45,000 जो संक्रमण के केस हैं, कोरोना संक्रमण के, वो हर दिन के आ रहे हैं, और लगभग 500, 550, 600 के आसपास मौत हो रही है हर दिन। उस समय आप कोरोना की बात कर रहे हो, लेकिन जिस समय 1,000, 1,500 जो संक्रमण से मौत का आंकड़ा था कोरोना से, और लगभग 1 लाख लोग संक्रमित प्रतिदिन हो रहे थे, इसी बीजेपी सरकार ने बिहार में चुनाव कराया। तब कोरोना कहां गया था? भाड़ में कहां गया तो कोरोना उस समय। और बिहार जीतने के बाद जिस तरह से इसी दिल्ली में, इसी दिल्ली की बात करो, बाहर की नहीं, इसी दिल्ली में मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये सारे के सारे थे,
बीजेपी के जो केंद्रीय कार्यालय है, उस केंद्रीय कार्यालय पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो है दिल्ली में इतनी जबरदस्त तरीके से भीड़, और उसमें जो है इन्होंने उसका जश्न मनाया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में था। तब कोरोना कहां गया था? भाड़ में। कहां गया था कोरोना? तब गृह मंत्री भी थे, तब इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, तब कोरोना नहीं था। आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ था, यह स्थिति थी, तब कोरोना नहीं था। आज कोरोना है, किसान आ रहे हैं। आज कोरोना है जब मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। आज कोरोना है जब हम जैसे लोग, इस देश में ईवीएम को उखाड़ फेंकने वाले लोग ईवीएम के विरोध में आंदोलन करें, तब कोरोना है। और इनका कोरोना तब भी नहीं था जब इन्होंने जाके वहां पे अयोध्या में जाके वो शिलान्यास किया था, तब कोरोना नहीं था। तो इसी से समझ में आती है कि श्रीमान प्रधान सेवक महोदय, चौकीदार महोदय, उनको जब अपने लिए कुछ भी करना हो या जब देश को बर्बाद करने का कोई काम करना हो, जब कोई भी योजना उनकी लागू करनी हो, उन्हें कोई भी उन्हें वो करना हो, प्रदर्शन करना हो, तब उनके लिए कोरोना नहीं है। और जब किसान आए आंदोलन करने तो कोरोना है, मजदूर आए तो कोरोना है, हम लोग ईवीएम के विरोध में आंदोलन करें, सरकार की सभी नीतियों के विरोध में आंदोलन करें तो कोरोना है, फौजी आंदोलन करें तो कोरोना है, छात्र आंदोलन करें तो कोरोना है। यह केवल एक ढंग है। हमारी भी परमिशन इस कोरोना का बहाना लेकर कैंसिल की गई थी, पर क्योंकि सबकी की गई तो इसलिए हमने शासन प्रशासन से उससे क्या लड़ना, पुलिस प्रशासन से क्या लड़ना। पुलिस प्रशासन को तो जैसे आदेश होंगे वैसे ही वो सब करेगा। उस सब के बावजूद भी हम लोग कल गए, अपनी बात मीडिया को हमने रखी, मीडिया के सामने अपनी बात कही और अपना जो संदेश था वो सभी लोगों तक पहुंचा। और मैं आपके माध्यम से जो भी पूरे देश में जो हमसे लोग जुड़ चुके हैं, इस ईवीएम के आंदोलन को लगातार मजबूत बना रहे हैं, उन सबका दिल से धन्यवाद देता हूं। तो क्या मोदी जी कोरोना को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? 100%, इसमें तो शक ही नहीं है। भाई मोदी जी ने अपने आप ही कहा था, हम समझे नहीं। मोदी जी ने कहा ना कि जो आपदा में अवसर, तो आपदा में अवसर उन्होंने बड़ा बढ़िया तलाशा। एक तो रिश्वत लेने का एक ढंग बना लिया जिसे आप कहते हैं पीएम केयर फंड, जिसमें तरह तरह से पैसे आ रहे हैं। पीएम केयर फंड, आपदा में अवसर। और जो भी काम करना हो, जैसे किसान विरोधी जो बिल पास हुए, आपदा में अवसर। जैसे मजदूर श्रमिकों के विरोध में कानून पास हुए, आपदा में अवसर। और जितने भी सारी चीजें हैं वो सब आपदा में अवसर ही तो हैं। तो इन्होंने इस कोरोना को, बड़े दुर्भाग्य की बात, एक महामारी है, उस महामारी से देश को बचाना था, देश की जनता को बचाना था, कारगर तरीके से उस पर रोकथाम लगानी थी, लोगों की सुरक्षा करनी थी और चिकित्सा सुविधा गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचानी थी। पर अफसोस वो तो कुछ किया नहीं, लेकिन इस आपदा के समय को अवसर के रूप में इस्तेमाल करके, हथियार के रूप में मोदी जी ने इस्तेमाल किया। और वो भी देश के आंदोलन को रोकने के लिए, सीए एनआरसी के आंदोलन को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ये जो आपदा में अवसर है, ये कोरोना और किसानों के साथ जो हो रहा है वो सारा सब कुछ, सब आंदोलन को, जो जन आंदोलन है, इसी को रोकने के लिए इस कोरोना का फायदा लिया जा रहा है। जैसे बैंकों का जो बड़े बड़े बैंक थे उनको मर्जीकरण किया गया, दोनों को मिलाया गया, ये आपदा में अवसर, ये उसी कोरोना के संकट के समय हुआ है। ये सारी चीजें मोदी जी ने इसका गलत इस्तेमाल किया है देश को बर्बाद करने के लिए। और मोदी जी की नीतियों के विरोध में जो आंदोलन खड़े हो रहे हैं उनको। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।